गॉस लॉ वाले में जो लास्ट टॉपिक किया था हम लोगों ने, स्फीयर के इनसाइड वाला डिस्कस हो रहा था, राइट? और ये रिजल्ट आपके पास ये था यार कि क्लोज सरफेस के लिए फॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E into dA into cos of theta was equals to टोटल चार्ज इनसाइड एंड डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन जीरो, ये था जिसमें ये कहा गया था कि ये जो सरफेस है ये आपकी चॉइस होती है, सरफेस की चॉइस आपकी है कि आप कैसा सरफेस चूज करते हो, ये आपको डिसाइड करना है। और चॉइस ऑफ सरफेस बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर करेगा यार? मतलब हमें क्यूबिकल सरफेस मानना है या स्फेरिकल सरफेस मानना है या सिलिंड्रिकल सरफेस मानना है, ये सब चीजें डिसाइड कौन करेगा? तो चॉइस ऑफ सरफेस का डिसीजन लेते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कैसी होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कैसी होंगी ये डिपेंड करता है कि जिस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन डिसाइड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को देखते हुए हम एक ऐसा सरफेस इमेजिन करते हैं जहां पर cos ऑफ थीटा की वैल्यू कांस्टेंट मिले मुझे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कांस्टेंट मिले, ताकि इन दोनों को इंटीग्रेशन साइन से बाहर रख करके और हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ले। यही तो डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में भाई, यस सर। है ना? पूरा जो बेसिक था वो यही था हमारा, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का पूरा बेस यही है। कोई तो उसमें हम लोगों ने कल स्फीयर का डिस्कस कर लिया था, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने स्फीयर का डिस्कस किया था। और लेकिन उस कल जो डिस्कशन हुआ था उसमें ये हुआ था कि स्फीयर के अंदर अगर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप, मतलब इसके सेंटर के अराउंड इसका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसकी चार्ज डेंसिटी गिवन हो आपको, चार्ज डेंसिटी रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब। मैं यूनिट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप क्लियर कर पाओ कि मैं डेंसिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर। तो क्या रिजल्ट बना था वैसे, थोड़ा सा एक बार रिजल्ट को रिकॉल करने में क्या बना था? रो आर बाई 3 रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड में, राइट? मतलब इसके इनसाइड आर डिस्टेंस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो यहाँ पर इसकी एक वैल्यू बनी थी, वही डिराइव किया था, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट सही आंसर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मतलब स्मॉल आर लेस देन आर पे इज रो टाइम्स स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन जीरो। डायरेक्शन कैसा होगा ये, मतलब आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड डिपेंड करता है चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है। तो इसको हम वेक्टोरियली भी कर सकते हैं, मतलब आर के ऊपर एक वेक्टर साइन लगा दीजिए और ई के ऊपर एक वेक्टर साइन लगा दीजिए। अब इसमें अपना कंप्लीट रिजल्ट हो गया। अगर डेंसिटी ऑफ चार्ज पॉजिटिव है तो जो आर वेक्टर की डायरेक्शन वही ई वेक्टर की डायरेक्शन, और अगर डेंसिटी ऑफ चार्ज नेगेटिव है तो आर वेक्टर और ई वेक्टर अपोजिट हो जाएंगे। मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड बन जाएगी। और आउटसाइड के लिए हमने कल डिराइव नहीं किया था, लेकिन एक स्टेटमेंट दिया था कि स्फीयर के आउटसाइड अगर आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करना चाहते हो तो उसके लिए एक्चुअल में डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो आप सीधा सीधा पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज कर सकते हो वहां पर। और क्या बन जाएगा रिजल्ट अगर हम पॉइंट चार्ज फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल आर मोर देन कैपिटल आर वाली डिस्टेंस पर? तो जितना भी टोटल चार्ज स्फीयर के अंदर होगा, अगर इसके टोटल चार्ज को आप कैपिटल क्यू से डिनोट करें, जो कि डेंसिटी और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हो, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम टोटल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। और आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाओ, व्हिच इज k टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है। बट इसमें ये ध्यान देना है, यहाँ पर जो स्मॉल आर ले रहे हो, यहाँ पर जो स्मॉल आर ले रहे हो, ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जा रही है? क्योंकि बहुत बेसिक बात है लेकिन गलतियां होती है। ये जो भी डिस्टेंसेस आप यहाँ पर दिख रहे हो ना, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर सेंटर पॉइंट, राइट? हाँ, सेंटर से मेजरमेंट हो रही है डिस्टेंस। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी सेंटर से मेजर करनी है, यहाँ पर जो डिस्टेंस स्मॉल आर ले रहे हो वो भी आपको सेंटर से ही मेजर करनी है। तो ये इनसाइड और आउटसाइड के फॉर्मूलेज हैं। और अगर मुझे सरफेस पर निकालना होगा, ऑन द सरफेस, इनसाइड आउटसाइड के अलावा स्फीयर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होगी, तो इनमें से किसी भी रिजल्ट को यूज कर सकते हो आप।
दैट मीन्स इक्वल टू कैपिटल आर चाहे यहाँ से फाइंड आउट कर ले, चाहे इक्वल टू कैपिटल आर आप यहाँ से फाइंड आउट कर ले, दोनों से सेम ही आंसर्स आएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ये डेंसिटी के फॉर्म में है और ये टोटल चार्ज के फॉर्म में। बट ये दोनों आपस में रिलेट तो हो ही सकते हैं ना, कैपिटल क्यू और रो को आपस में रिलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बताओ। Yes. Yes. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ, स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ, ये याद रखना है आपको। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के ये एक्सप्रेशंस याद रखने हैं आपको। याद इसलिए रखने के बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके पोटेंशियल का भी फॉर्मूला निकालना होगा आपको। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये एक्सप्रेशंस हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल के क्या फॉर्मूले बनेंगे। और पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक रिजल्ट है और वो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में सफिशिएंट है, और वो ये था कि पोटेंशियल एट पॉइंट 1 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट 2 निकालने के लिए आप इंटीग्रेट करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dr बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ये रिजल्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं आपसे। ठीक है, यहाँ तक बताओ। Yes, sir. और हाँ, अच्छा बुक्स में हो सकता है आप थोड़ा सा अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। बुक्स में इसके आगे यहाँ माइनस साइन होता है, लेकिन बुक्स में जब यहाँ माइनस साइन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड पर वो V2 माइनस V1 लिखते हैं। हाँ, तो बात वही है, हम लोग उस माइनस साइन को यहाँ ना लिख करके इधर एडजस्ट कर रहे हैं, V1 माइनस V2। तो लिमिट 1 से 2 इज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो ये जो इंटीग्रेशन है इसके लिए आप कोई भी कन्वीनियंट पाथ चूज कर सकते हो। एनी पाथ, मतलब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक के बीच आप कोई भी सिंपल पाथ चूज कर सकते हो। ठीक है, इसका एक इलस्ट्रेशन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, इरडो के जो एग्जांपल्स कराए थे उसमें भी दिखाया था कि हम लोग सिंपल पाथ कैसे चूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे बनाओगे। फिर इसी को यूज करना है, जस्ट इसका यूज करना है आपको। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये दोनों का रिजल्ट अगर आप समझ जाओगे ना तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के एंटिल मैग्नेटिज्म EMI तक सब कुछ आसान चलेगा आपको। एक इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने का लॉ है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के बाद पोटेंशियल को निकालने का फॉर्मूला है। गॉस लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद इस रिजल्ट का यूज करके किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो एक एक करके स्टार्ट करें यार। पहले आउटसाइड वाला फॉर्मूला बताएं। तो आउटसाइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने स्फीयर को पॉइंट चार्ज मान करके निकाला है, बाहर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज एज्यूम किया गया है, मतलब ये टोटल कैपिटल Q चार्ज को इसके सेंटर पे माना गया है एज अ पॉइंट चार्ज। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप एज अ पॉइंट चार्ज फॉर्मूले से यूज करोगे तो नेचुरल सी बात है कि करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल भी हम पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे फिर अगर हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज करते हैं? KQ by R. KQ by R. तो एट एक्सटर्नल पॉइंट्स, मतलब स्फीयर के बाहर के जो पॉइंट्स हैं, स्फीयर के आउटसाइड जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पर पोटेंशियल की वैल्यू स्फीयर की वजह से, पोटेंशियल बाय द स्फीयर, पोटेंशियल बाय दिस स्फीयर एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट इज K, इसका टोटल चार्ज अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट स्मॉल r। एट सरफेस फाइंड आउट करना हो स्फीयर के सरफेस पर, तो ये V एक्सटर्नल हो गया एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए। एट सरफेस निकाला हो V एट सरफेस, KQ by capital R. यहीं से स्मॉल r को कैपिटल R करेंगे तो KQ बाय कैपिटल R बनेगा। और इंटरनल पॉइंट्स पर अगर निकालना हो स्फीयर के इनसाइड, सर वो इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं V एट सरफेस माइनस
इससे आएगा, वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये वाला कंसेप्ट। अब सुनो मैं क्या करने जा रहा हूँ ना, मुझे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 चूज करने हैं। तो मेरा पहला पॉइंट हो गया, सुनिए, पहला पॉइंट मैंने लिया सरफेस को, दूसरा पॉइंट मैंने इंटरनल वाला लिया, वी सरफेस माइनस वी इंटरनल। पोटेंशियल एट सरफेस माइनस पोटेंशियल इंटरनल पॉइंट पर, ये हो गया V1 माइनस V2 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटरनल स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये वाली है। इंटरनल स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे, व्हिच इज रो स्मॉल r बाय 3 एप्सिलॉन 0 एंड डॉट dr। सर dr को भी नेगेटिव में रखेंगे और cos 180 रखेंगे क्योंकि अंदर की तरफ चल रहे हैं। सर dr का साइन भी नेगेटिव रखेंगे और सर आगे जो cos रखेंगे उसमें 180 डिग्री। हाँ बिल्कुल, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। देखो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम यहाँ पर कोई भी चीज ले सकते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये वी एट सरफेस माइनस वी इंटरनल ले रहे हैं। अगर हम इसको चाहे तो अपने हिसाब, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, वी इंटरनल माइनस वी सरफेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो लोअर लिमिट इंटरनल पॉइंट की बन जाएगी, यानी कि लोअर लिमिट स्मॉलर और सरफेस का मतलब कैपिटल आर की लिमिट। और अब अगर हम इंटरनल पॉइंट से सरफेस की तरफ चलेंगे, अगर मैं पॉइंट इंटरनल पॉइंट से टुवर्ड्स सरफेस जाऊंगा तो dr और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में नहीं हो जाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज का कैलकुलेट कर रहा हूं तो, अगर मैं एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को कंसीडर कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी राइट साइड है, रेडियली आउटवर्ड है, और मैं अपना इंटीग्रेशन इंटरनल पॉइंट से सरफेस की तरफ कर रहा हूं। मतलब मैं अंदर वाले पॉइंट से सरफेस वाले पॉइंट की तरफ अगर जाऊंगा तो dr वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शंस में हो गए। बोले ठीक है, dr का साइन पॉजिटिव और cos 0। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम इंटरनल टुवर्ड्स अंदर वाले पॉइंट से सरफेस वाले पॉइंट की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr, और ये दोनों सेम डायरेक्शंस के वेक्टर बन जाएंगी। तो यहाँ पर cos 0 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे तो cos 0 डिग्री आ जाएगा। स्टेप क्लियर है ये वाला? Yes, sir. निकाल लीजिए, निकालिए अब इससे v इंटरनल कितना आएगा। k क्यू बाई r ब्रैकेट में 3/2 माइनस 1/2 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। मतलब v इंटरनल यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। सरफेस पता है, एक्सटर्नल पता है, इसको उधर ले जाएंगे, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू रखेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे इसको। तो जरा आप लोग कर ले फिर बताएं। वैसे रिजल्ट ये आएगा, v इंटरनल विल बी v एट द सरफेस जो कि k क्यू बाई r है, और प्लस रो बाय 6 एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। आएगा ये, बोलो। यस सर। Yes, sir. बस ये रिजल्ट याद रखें आपको, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट और यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के पोटेंशियल के रिजल्ट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट, पोटेंशियल रिजल्ट, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ये दोनों आपके माइंड में होने चाहिए। इस रिजल्ट के ऊपर जेई मेन 2015 में क्वेश्चन है, 2015 का, इस रिजल्ट के ऊपर। और ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे इनके, कैसे होंगे यार? इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ और पोटेंशियल के ग्राफ्स कैसे बनेंगे अगर स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करने हो? ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर बनाने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ मेरे ख्याल से आसानी से ड्रॉ कर सकते हो आप। पहले वो स्मॉल आर के प्रपोर्शनल, कैपिटल R तक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद इनवर्सली बिकॉज पहले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, लीनियर ग्राफ। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कुछ ऐसे आ जाएगा। पोटेंशियल का ग्राफ ले अगर,
ग्राफ ऑफ पोटेंशियल लें अगर, तो इंटरनली अंदर वाले पॉइंट्स पर पोटेंशियल और स्मॉल आर स्क्वायर का रिलेशन चल रहा है। पोटेंशियल स्मॉल आर स्क्वायर का फंक्शन है। सो पोटेंशियल को अगर आप वाई एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हो और आर को एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हो, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है पोटेंशियल और आर के बीच में, यानी कि पैराबोलिक ग्राफ। और माइनस आर स्क्वायर, समझ पाए इसको? पैराबोलिक बनेगा ये ग्राफ, आर स्क्वायर है तो, ठीक है ना। और पहले तो सेंटर पॉइंट पर निकालिए, पोटेंशियल एट सेंटर पॉइंट कितना बनेगा। तो पोटेंशियल एट सेंटर पॉइंट मतलब स्मॉल आर को 0 करो, पोटेंशियल एट द सेंटर पॉइंट मतलब स्मॉल आर की वैल्यू 0। और एक काम करें, 3/2 सरफेस। अच्छा इसमें एक काम और भी करेंगे, जो ये रो है इसको रिप्लेस करेंगे। एक्चुअली आप रो को रिप्लेस कर सकते हो बाय द टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। जहां पर रो आएगा उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, रो इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। तो सेंटर के लिए स्मॉल आर को 0 रखो, सेंटर पॉइंट स्मॉल आर 0, और रो को ये रिप्लेस करो इतना वैल्यू, और v एट द सरफेस की ये वैल्यू है। पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, जितना पे 3/2 टाइम्स बनेगा। हाँ जितना भी, हाँ बिल्कुल, जितना आप अगर सिंप्लीफाई करोगे, अगर अपने लेवल पे करते हो, तो सेंटर पॉइंट का पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा 3/2 k क्यूब 1.5 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस। ये आ जाएगा अगर आप इसमें वैल्यू रख के देखोगे तो। स्मॉल आर को 0 पुट करिए, स्मॉल आर को 0 और डेंसिटी की वैल्यू रखो, तो ये जो सेकंड टर्म है ये पोटेंशियल एट सरफेस का हाफ है। और कैपिटल आर पर पोटेंशियल एट द सरफेस दिखाएंगे, कैपिटल आर का पॉइंट मतलब पोटेंशियल एट सरफेस। और इन बिटवीन ग्राफ जो दिखाएंगे वो एक डाउनवर्ड पैराबोला दिखाएंगे, एक डाउनवर्ड पैराबोलिक ग्राफ, बिकॉज ऑफ माइनस आर स्क्वायर। और एक्सटर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल और स्मॉल आर के बीच इनवर्स रिलेशन है, v प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यानी कि हाइपरबोलिक ग्राफ दिखा देंगे इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व हो जाएगा ये। इसके बाद हाइपरबोलिकली इसको नीचे लाइए, यहाँ पर डाउनवर्ड पैराबोलिक कर्व है, यहाँ पर हाइपरबोलिक कर्व है रिलेशंस की वजह से, बिकॉज v प्रोपोर्शनल टू 1/r, देयरफॉर हाइपरबोला, v फंक्शन ऑफ माइनस आर स्क्वायर, डाउनवर्ड पैराबोला। और ये सब कुछ तब है जब हमने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर माना हुआ है। मतलब ये ग्राफ तब आएगा जब आप ये मान के चल रहे हो कि स्फीयर का चार्ज कैपिटल Q जो है वो पॉजिटिव है। अगर ये Q नेगेटिव होता तो पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है वो हमेशा चार्ज के साइन पर भी डिपेंड करता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। तो एग्जैक्टली सेम ग्राफ दिखाओगे बट उसको रिफ्लेक्ट कर दे नीचे की तरफ, मतलब कुछ इस टाइप से ग्राफ, ये ग्राफ बन जाएगा, एग्जैक्टली सेम होगा ये। ठीक है, दिस वन फॉर Q लेस देन 0, नेगेटिव ग्राफ के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए ये वाला ग्राफ। ठीक है जी, यस सर। ठीक है, बढ़े आगे अब। यस सर। ठीक है जी, ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का कंप्लीट थ्योरी हो गया, फील्ड का और पोटेंशियल दोनों का, फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, उसका ग्राफ भी हो गया। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आए हैं, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आपसे, इसको याद रखना, कई बार क्वेश्चंस है, क्योंकि ये आपको ना ग्रेविटेशन में भी हेल्प कर देगा। एक सॉलिड स्फीयर की ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज की जगह मास ले लो, यहाँ पर इन प्लेस ऑफ चार्ज यहाँ मास यूज कर लो, तो आप उसके इंटरनल पॉइंट पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हो।
और इसका एनालॉग यूज करते हुए इंटरनल पॉइंट पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर और सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। वर्बली डिस्कस करके देखोगे क्या बनेगा। देखो, अगर ये चीज ग्रेविटेशन होती, मतलब चार्ज की जगह मास होता है यहाँ पर, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूले में यहाँ पर चेंजेस क्या करते हैं बताएं जरा। सर वहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता के की जगह। ठीक, कैपिटल के की जगह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाता, क्यू की जगह पर मास हो जाता। लेकिन एक फर्क होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव में आता है हमेशा, क्योंकि ये जो डेरिवेशन आपने की है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है। अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा तो ग्रेविटी तो हमेशा टुवर्ड्स द मास आएगी ना, यानी ऑलवेज रेडियली इनवर्ड आएगी वो। तो जो पोटेंशियल में हम डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, यहाँ पर ई डॉट डी आर जब लिखा था मैंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है, डीआर भी रेडियली आउटवर्ड है। लेकिन ग्रेविटी के केस में क्या होता कि ग्रेविटेशनल फील्ड इनवर्ड होती और डीआर आउटवर्ड होता, यानी पोटेंशियल में जहां जहां आपके पॉजिटिव साइन आ रहे थे वहां वहां पर अब कैसे साइन मिलेंगे, सब जगह पर डॉट प्रोडक्ट का साइन चेंज हो गया, यानी यहाँ पर माइनस जीएम बाई आर होगा। सरफेस का पोटेंशियल माइनस के हट जाएगा, कैपिटल जी, क्यू हट गया एम। यहाँ पर भी ये तो वी एट सरफेस रहेगा, बट यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा। ये जो प्लस देख रहे हो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, इस प्लस साइन की जगह माइनस साइन होगा। और चेंजेस क्या आएंगे, एक तो प्लस की जगह माइनस, ये जो रो है चार्ज बाय वॉल्यूम की जगह मास बाय वॉल्यूम लिख देंगे, रो इज एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर लीजिएगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंटली हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट के करस्पॉन्डिंग क्या कांस्टेंट बनेगा वो भी आ जाएगा। कर लेंगे एडजस्टमेंट। यस सर। मतलब जो मैं इसे कर 1/एप्सिलॉन नॉट जो बनना ना यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट, उसको इससे कंपेयर करके हटा देंगे, 1/एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा और उसकी जगह बन जाएगा 4 पाई कैपिटल जी, और आगे यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूले यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए। तो दो बेनिफिट हो रहे हैं ना आपको, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी रिजल्ट बन रहा है, प्लस आपके ग्रेविटेशन में भी यूज हो रहे हैं रिजल्ट्स। हो गया, पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। हाँ जी। और यहाँ देखो, यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ग्रेविटेशनल फील्ड कर देंगे, जी कर देंगे, और क्या लिख देंगे इसको, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा, तो रो को तो रहने देते हैं, रो बाई 3 को भी रहने देते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट को हटा देंगे और 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख देंगे 4 पाई कैपिटल जी और ये स्मॉल आर। ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, बट फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये अंदर की तरफ आएगा, ये आउटवर्ड नहीं होगा। और आउटसाइड पॉइंट पर अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते हो, ग्रेविटी की वैल्यू आउटसाइड पॉइंट पर, तो वो तो पॉइंट मास का फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इससे वो वाला आर्टिकल भी आपका कवर हो जाएगा, वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला, कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर ग्रेविटी में क्या चेंजेस आते हैं। वो यही तो है, जिस तरीके का चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है वैसा ही चेंज ग्रेविटी में भी आएगा, सिमिलर है। जिसको आप ग्रेविटेशनल चैप्टर में स्मॉल जी कह रहे हो, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई कह रहे हैं। आया बच्चा समझ में ये बात? ये बात आ रही समझ में? यस सर। यस। और इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं ग्रेविटेशन में।
इसके ऊपर ग्रेविटेशन में क्वेश्चंस हैं, तो अगर एक बार कंपेयर करना सीख जाओगे ना आप, तो आपको मैं फिर बोल रहा हूँ 2-2 चैप्टर्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। और एग्जांपल दिखाते हैं तुम्हें। सर ये V इंटरनल नेगेटिव नहीं होगा? वो जो है ना, वो तो माइनस लगा तो दिया यहाँ पर। यस सर। और VS तो ये रखे, VS तो ये रखोगे ना माइनस GMIR, तो वो ऑटोमेटिकली माइनस में आने वाला है। हमने VS में तो माइनस यूज कर लिया है, तो यही वाला चीज यहाँ लाएंगे। यस सर समझ गए। माइनस तो आना ही ग्रेविटेशनल, बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो इन्फिनिटी पर 0 होता है, और जैसे जैसे अर्थ की तरफ आते हैं नेगेटिव होने लगता है वो। देखिए फील्ड चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, दोनों हाई से लो पोटेंशियल जाते हैं ना यार। दोनों में से कोई भी फील्ड आप ले लो, हाई से लो पोटेंशियल, तो ग्रेविटी की फील्ड अंदर आती है। अगर ये मास होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो इन्फिनिटी से मास की तरफ आएगा, तो और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 है और ये हायर पोटेंशियल है, तो नेचुरल से बात है अगर हायर पोटेंशियल 0 है तो अंदर की तरफ पोटेंशियल रिड्यूस करोगे, जब आप डिक्रीज करोगे तो सब नेगेटिव में ही तो आंसर्स आएंगे सारे। बात समझ में आई? माइनस साइन क्यों लगाते हैं इसमें? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। यहीं पर नेगेटिव चार्ज ले लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर आ जाएगी, तो इसीलिए उसका नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। और बता दें आपको, आपको ये गॉस लॉ वाला टॉपिक जो है ना, ये दोनों में यूज करना आना चाहिए वैसे। ये जो आपने गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का लिखा है ना, इसी के पैरेलल में आप चाहो तो गॉस लॉ ग्रेविटेशन का लिख सकते हो। क्या बनेगा वो देखो, और हम ग्रेविटेशन में गॉस लॉ का यूज करना चाहें। फॉर एनी क्लोज सरफेस, ई की जगह जी ले ले, dA cos थीटा इक्वल टू Q इनसाइड की जगह मास इनसाइड, और अभी हम लोगों ने 1/ε0 का एनालॉग लिया था, 1/ε0 का एनालॉग 4 पाई कैपिटल G। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दिखाया था आपको 1/ε0 का एनालॉग। समझ आ रहे हैं दोनों? गॉस लॉ फॉर चार्जेस एंड गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन, एंड एक गॉस लॉ मैग्नेटिज्म का भी है, बट उसके राइट हैंड साइड पर 0 आता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और उसके बाद तीसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर ले लोगे आप, तो आपका राइट हैंड साइड 0 आ जाता है। क्योंकि उसका रीजन क्या है, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मास सिर्फ पॉजिटिव होता है, चार्ज प्लस माइनस अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब अगर नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेगा तो साथ में साउथ पोल भी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए राइट हैंड साइड का टोटल वैल्यू 0 बनता है वहां पर। मतलब अगर यहाँ पर कैपिटल B लिख दूं मैग्नेटिक फील्ड, तो B dA cos थीटा फॉर एनी क्लोज सरफेस विल बी 0 वैल्यू। एक चेंजेस और करते हैं हम लोग सर, एक करेक्शंस और है। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन में एक फर्क होता है, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन और लगाते हैं, और ये माइनस साइन किस पर्पज से लगाते हैं हम लोग? पर्पज क्या है इसके नेगेटिव को लगाने का? पर्पज यहाँ पर जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रेडियली आउटवर्ड, इट कैन बी रेडियली इनवर्ड, बट ग्रेविटेशनल वाली फील्ड जो होगी वो हमेशा ही रेडियली इनवर्ड आएगी, ऑलवेज रेडियली इनवर्ड। और थीटा को आप डिफाइन करते हो एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल, और नॉर्मल हमेशा बाहर की तरफ दिखाते हैं हम लोग। तो ये वाला वेक्टर इनवर्ड है, एरिया वाला वेक्टर आउटवर्ड है। एक इनवर्ड वेक्टर एक आउटवर्ड वेक्टर, अगर मैं यहाँ माइनस साइन ना लगाऊं तो एक तरफ इनवर्ड वेक्टर एक तरफ आउटवर्ड वेक्टर, इन दोनों के बीच एंगल बना 180, यानी यहाँ cos 180, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव साइन आएगा,
और राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव साइन है, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर पाएगी। तो इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब आप यहाँ पर एक और माइनस साइन एडजस्ट करें। वर्किंग करके दिखा देता हूँ इसको, देखो कैसे वर्क करना है। आप देखो वैल्यू ऑफ जी अगर आपको निकालनी है किसी भी प्लेनेट के लिए, इसका यूज करके फटाफट देखना आप कैसे आंसर बनेगा। एक तो था अभी एनालॉग यूज कर लो, और एनालॉग यूज नहीं करना चाहते हो तो आप ग्रेविटेशन का लॉ यूज करिए। टोटल मास m, टोटल रेडियस r। बताना जरा इनसाइड r डिस्टेंस पर ग्रेविटी की वैल्यू, गॉस लॉ यूज करके बताओ। इनसाइड r डिस्टेंस पर g की वैल्यू देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, यानी g वेक्टर अंदर। लेकिन जो नॉर्मल बनेगा वो तो बाहर दिखाओगे। ये समझ पा रहे हैं यार, ग्रेविटी इनसाइड दिखाते हैं, नॉर्मल हमेशा बाहर की तरफ दिखाते हैं। कितना बनेगा एलएचएस की साइड पर वैल्यू, एलएचएस की वैल्यू जी cos 180, cos 180 एक माइनस, और डीए का इंटीग्रेशन, डीए का इंटीग्रेशन मतलब इस गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन, इस गॉसियन सरफेस का एरिया इक्वल टू राइट हैंड साइड -4 पाई कैपिटल जी, और इसके इनसाइड पर कितना मास है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना मास है। तो टोटल मास पता है, टोटल रेडियस पता है, गॉस, तो ये हम निकाल सकते हैं टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम ऑफ आवर गॉसियन सरफेस, यूनिटरी मेथड से, क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी। माइनस माइनस कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे ना अगर, तो ग्रेविटी की वैल्यू इनसाइड वाले पॉइंट्स पर जो आएगी वो आएगी कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब इनटू स्मॉल आर। और यह वेरीफाई कर सकते हो आप ग्रेविटेशन के किसी भी रिजल्ट से, अगर आपको पहले का याद हो तो। अगर ये याद हो तो आप वेरीफाई कर सकते हो इसको। यस सर, सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सर ये होता है कि qx by r क्यूब। हाँ, तो मैं ये समझा रहा हूँ कि आप चाहो ना तो जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वैसे आप ग्रेविटेशनल फील्ड भी निकाल सकते हो यूजिंग गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन। हम चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, ग्रेविटेशन के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू निकालेंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन में इसका डिफरेंशियल फॉर्म यूज कर सकते हैं मास डेंसिटी निकालने के लिए? आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए गॉस लॉ थ्योरी ऑफ फील्ड है, वो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं है, वो थ्योरी ऑफ फील्ड के लिए है, वो कोई भी फील्ड हो सकती है। रो बाय एप्सिलॉन वाला कह रहे हो ना आप? हाँ सर। वो जो डी बाई डी एक्स था कल। यस सर। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट ये रिलेशन भी काम करता है भाई, ये रिलेशन भी काम करता है। ये तीनों रिलेशन जो ऊपर लिखे हैं ये ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों में काम करेंगे। उसमें सर एक ऑपरेटर चेंज करके वहाँ डाइवर्जेंस का एक ऑपरेटर यूज करते हैं, वो क्यों करते हैं? नहीं कोई जरूरत नहीं बचा, होता है लेकिन हम बता रहे हैं आपको कहाँ पर, किसमें, इसमें कौन से इक्वेशन में, पोटेंशियल वाले में? डिफरेंशियल फॉर्म में। नहीं कहीं नहीं होता। वो जो डाइवर्जेंस और कर्ल की बात कर रहे हैं वो कल बताया गया था ना कि EX को पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है बेसिकली, जैसे कल डिस्कस किया था। ओके सर। तो डाइवर्जेंस कर्ल आप छोड़ दो, जैसा सिंपल रहने दो इसको। इवन जानते हो, मैं आपको एक बताऊं, मैं 2 एग्जांपल्स पैरेलल में आपको लेके चल रहा हूँ, और इंटेंशनली क्योंकि 2 आर्टिकल्स कवर करने हैं, सेम कंसेप्ट यूज होना है। एक तरफ आप चार्ज्ड स्फीयर लो, यहाँ पर चार्ज्ड स्फीयर यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर मास ले रहे हैं।
स्फीयर ऑफ गिवन मास, दोनों स्फेरिकल बॉडीज है, बस इसमें चार्ज है उसमें मास है, लेकिन उनकी जो डेंसिटीज हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ चार्ज है वो एक वेरिएबल डेंसिटी है, कैपिटल आर इसका रेडियस मान लेते हैं। मैं कोई एग्जांपल ही कोट कर लेता हूँ ना, देखो मैं अपनी तरफ से फंक्शन क्यों मानूं, मैं आपको एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। ये 25 है, क्वेश्चन 25 इरडोव का 25, उसमें इन्होंने डेंसिटी ऑफ चार्ज का फंक्शन ही दे रखा है आपको। डेंसिटी ऑफ चार्ज इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ रो नॉट एंड 1 माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ये फंक्शन है। कैपिटल आर रेडियस है, इस रो नॉट कांस्टेंट है, और स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वेरिएबल डेंसिटी है। सर ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में आया था प्लस में। हाँ आता है भाई, जो इसी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तो वो यहीं से पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया उनको। 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार बस 4/5 फंक्शन बदल देंगे थोड़ा बहुत यार, उसमें क्या करना, यहाँ कुछ चेंज कर दो। अब निकालना आपको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भाई, इनसाइड आउटसाइड दोनों के लिए। इस स्फीयर के इंटरनल पॉइंट्स पर और एक्सटर्नल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल डेंसिटी है। करेंगे ट्राई? ट्राई करना चाहोगे इसको या डायरेक्ट आंसर चाहिए? या डिस्कस करना चाहते हो तो डिस्कस कर लो, जैसा मतलब मेरा कहने का मतलब है। एक बार ट्राई करके देखते हैं। कर लो बच्चे, कर लो, तरीका बता दो या ट्राई कर लो, जैसे भी मतलब जो भी आपको समझ में आए ना उस हिसाब से देखो। सर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव? तो क्या कह रहे हो? सर पॉजिटिव चार्ज है। हाँ सर पतली से सर रिंग मान के छोटी सी वैसे कर x डिस्टेंस पे। हाँ मतलब देखो, हमें तो सिर्फ ये करना है यार, ये लॉ चाहिए मेरे को, है ना। बिल्कुल रिंग नहीं, स्फीयर कहेंगे उसको वैसे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड yes, आ sir. रही है रो नॉट r क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन r स्क्वायर। हाँ ठीक, स्मॉल आर डिस्टेंस पर आप क्या करोगे, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाओगे। स्मॉल आर डिस्टेंस पर अपना एक गॉसियन सरफेस GS, which स्टैंड फॉर द गॉसियन सरफेस। GS मतलब गॉसियन सरफेस। अब उसके बाद LHS में सिमेट्रीज की वजह से, सिमेट्री होने की वजह से E हमारा बाहर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ इंटीग्रेशन चलेगा। cos थीटा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा तो cos 0 डिग्री बन जाएगा 1, और dA इंटीग्रेट करके इस गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन 0। बेसिकली आपको सिर्फ एक काम करना होता है, चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना इसमें। कायदे से देखा जाए तो आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन चाहिए होती है, वो भी कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। मतलब तुम्हें यही निकालना है कि यहाँ पर कितना चार्ज मिलेगा। लेकिन अब इस स्पेस में चार्ज की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो चार्ज फाइंड आउट करने के लिए, Q इनसाइड निकालने के लिए भी सिंपल तरीका है। सर रो dv को इंटीग्रेट करेंगे, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर ले, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बट क्योंकि वेरिएबल डेंसिटी है तो आप वॉल्यूम की जगह डिफरेंशियल वॉल्यूम यूज करें।
और डिफरेंशियल वॉल्यूम भी निकालना आसान है यार, ज्योमेट्री के हिसाब से सब आता है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया तुमने, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो ना कि dv की क्या वैल्यू बनेगी। 4 pi r square dr। बस उसमें एलिमेंट दिखाने की भी जरूरत नहीं है, एलिमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। इट इज नाउ 4 पाई r स्क्वायर dr। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर मैथ में पढ़ते हो आप लोग। वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होगा तो dv की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर dr हो गई। और चार्ज कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ चार्ज विल बी सिंपली डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय dv और उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये इतने स्टेप्स थोड़ा सा माइंड में रखो। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ चार्ज करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ रो का जो फंक्शन दिया गया है, फंक्शन ऑफ रो, और dv की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर dr। और इसकी लिमिट्स, तो हमें चार्ज कैलकुलेट कितना करना है, हमें सेंटर से अप टू द गॉसियन सरफेस, यानी कि सेंटर से स्मॉल r तक कैलकुलेट करना है। तो 0 से स्मॉल r इसकी लिमिट होगी। अब इसको पूरा सिंपलीफाई करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो क्या बनती है। सर इनसाइड आई रो नॉट ये r इनसाइड by आ रही है, ये इनसाइड वाला सही है। आप देख लो, निकाल लो अपने हिसाब से निकाल के, बस फंक्शन लेंदी आएगा इसमें थोड़ा सा। प्रोसेस तो क्लियर हो रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर। यस सर। है ना, ठीक है। और आउटसाइड निकालने के लिए ये आप इनसाइड वाले पॉइंट पर निकाल रहे हो, इनसाइड पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। यही अगर मुझे आउटसाइड निकालना हो 0 to r कैपिटल r कर देंगे इंटीग्रेट। तो भी सारा वर्किंग सेम है। E आउटसाइड इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। सब कुछ एज इट इज रहने वाला है, कुछ बदलने वाला नहीं है इसमें। अगर बदलेगा तो सिर्फ एक चीज, हाँ अभी लोगों ने बता दिया कि अगर हमारा गॉसियन सरफेस बाहर है, अगर मेरा गॉसियन सरफेस बाहर है तो उसके इनसाइड चार्ज कहाँ तक के डिस्टेंस पे है। अगर गॉसियन सरफेस आउटसाइड ले रहे हो तो कैपिटल क्या R। यहाँ तक चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है? यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सिर्फ कैपिटल R रेडियस तक ही है। चार्ज तो सिर्फ स्फीयर में है ना, स्फीयर के बाहर तो कोई चार्ज है नहीं। तो Q इनसाइड जब कैलकुलेट करोगे तो उसका लिमिट 0 से लेकर के एंड सिर्फ कैपिटल R तक जाएगा। उसके आगे वाले स्पेस में कोई चार्ज नहीं, खाली लिमिट्स का डिफरेंस आता है। इसको जरा कैलकुलेट करो, और ना इस क्वेश्चन में अगर आप लोग के पास बुक होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक पार्ट और पूछा हुआ है इसमें एक्चुअली। जब आप ये इनसाइड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे ना, तो उसके बाद एक क्वेश्चन इन्होंने और पूछा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मिलेगा आपको, और उसके लिए वैल्यू ऑफ आर क्या बनेगी। ये भी एक क्वेश्चन है इसी का। एट विच पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आंसर तो बताना पड़ेगा ना यार, क्या पता कल को आपके पेपर में यही क्वेश्चन हो, जब यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे। सर स्मॉल r बराबर 2r/3। सर 2r/3 करके तो ये जो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप कैलकुलस का यूज करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम प्रॉपर्टी लगाओगे। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन फाइंड कर लीजिए, उसके बाद dE/d स्मॉल r को 0 कर दीजिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए। अब चेक कर लो स्मॉल r कहाँ पे आ रहा है। कैपिटल ये तो 2r/3 बता रहे हैं यार। प्रैक्टिस करो यार भैया, आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। आंसर मैं देख के बता दे रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा यार। इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन्होंने सॉल्व करके दी है, आप वेरीफाई कर लो अपने आंसर को, बट इनके हिसाब से जो इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिखी गई है रो नॉट
r/3 एंड ब्रैकेट में 1 - 3 स्मॉल r by 4 कैपिटल R। एक बार पहले ये वेरीफाई कर लीजिए, ये इनका Yes, आंसर sir. साइड वाला है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये बन रहा है आपका आंसर। और Yes, sir. आउटसाइड वाला आंसर, आउटसाइड वाला है रो नॉट कैपिटल R क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन स्मॉल r स्क्वायर। यस सर, ये बन रहा yes, sir. तो और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 कैपिटल R/3 पे आ रही है। 2R/3 सही बोल रहे हैं सर वो। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आया ना, इसका मैक्सिमा निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव 0 करोगे, और डेरिवेटिव 0 करके वो बन रहा है 2 कैपिटल R/3। Yes, sir. हाँ, एक सेकेंड। ये आपको दिखाया मैंने इसका क्वेश्चन जो इराडोव का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं मैं क्यों कह रहा हूं कि ये एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं। मैं HCV के कुछ सॉल्ड एग्जांपल दिखा रहा हूं, इसको हटा दें। यस सर। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, ये चीज पूरा Okay. अच्छा, एक और चीज बता दे प्रैक्टिस करने के लिए, इसके सिमिलर ना इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, तो वो खुद से प्रैक्टिस करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 26 और 27, ये दो आप प्रैक्टिस करेंगे। ये भी बस उसमें ये है, यहाँ पर फंक्शन चेंज किया इन्होंने और कुछ नहीं किया है। तो थोड़ी प्रैक्टिस अपने लेवल पे करने के लिए 26 और 27 आप खुद से करोगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस सिमिलरली ग्रेविटेशन से दिखा रहा हूँ। एक है HCV का ग्रेविटेशन चैप्टर, HCV ग्रेविटेशन चैप्टर, और सॉल्व्ड एग्जांपल है प्रॉब्लम नंबर 6 है, वॉल्यूम 1 में मिलेगा आपको। वॉल्यूम 1 ग्रेविटेशन चैप्टर 6 क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जांपल्स में। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, m मास का सॉलिड स्फीयर है, रेडियस a है उसका, कैपिटल M मास है और सॉलिड स्फीयर है, और इसको सराउंड किया गया है, इसके चारों तरफ एक हॉलो स्फीयर है ना। इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 2 है, ये भी m मास का है, बट ये हॉलो स्फीयर है, मतलब एक स्फेरिकल शेल बोल रहे हैं इसको, पतला सा स्फीयर है। और इसमें इन्होंने कहा है कि बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3a/2, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3a/2, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। कोई पॉइंट 5a/2 है, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। ये इनके क्वेश्चंस हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दो के अलावा कहीं पर भी निकालना होगा तो आ जाएगा आंसर। अब वर्किंग इनकी हम फॉलो नहीं करने वाले यार, वर्किंग हम इनकी फॉलो नहीं करने वाले। वर्किंग आप अपनी फॉलो करो, क्या करना चाहिए। बनाओ, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाइए, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है वहां गॉसियन सरफेस बना लीजिए। और ये भी एक्चुअल में बनाना नहीं होता, ये मेंटल लेवल पे होने लगता है, फिर प्रैक्टिस करने के साथ ना मेंटली ये सब होने लगता है। जैसे ही मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, मुझे समझ में आ गया जी cos थीटा यहाँ पर क्या बनेगा, +1 या -1, अगर ग्रेविटी का केस ले रहे हो आप। -1 डीए इंटीग्रेट कर लिया, 4 पाई, गॉसियन सरफेस का रेडियस 3a/2 है, तो 4 पाई इंटू 3a/2 का स्क्वायर इक्वल टू RHS -4 पाई कैपिटल G। अब बताइए इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना मास है।
इस M वाले गॉसियन, इसके अंदर m। M पहला पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट 5a/2 पर निकालना होगा तो आप 5a/2 पर गॉसियन सरफेस बनाएं। जहां पर ग्रेविटी निकालनी है वहीं गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लीजिए। अभी आप समझ गए होंगे क्या चेंजेस आएगा। -g × 4 यहाँ पर 3a/2 की जगह पर 5a/2 का स्क्वायर इक्वल टू -4πg × नाउ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना मास है? 2m। 2m। बाहर वाले गॉसियन सरफेस के अंदर ये वाला m भी आएगा, ये वाला m भी आएगा, तो टोटल इनसाइड मास की वैल्यू 2m हो गई यहाँ पर। आपको थोड़ा बता देना ईमानदारी से यार, ये कनेक्शन से समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि इसको फिर अलग से नहीं पढ़ाएंगे ना यार। आ रहा है समझ में ये चीज? यस सर। यस yes सर। sir सीधा है, मतलब गॉस लॉ यूज करके डायरेक्टली जी निकालना आसान है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं मेरे को। और भी मैं इनडेप्थ बताऊंगा आपको, पोटेंशियल वगैरह भी निकालना आसान है। इसी के जस्ट नीचे एचसीबी में ही इसके जस्ट नीचे वॉल्यूम 1 ग्रेविटेशन चैप्टर और सॉल्व एग्जांपल 7th। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ वर्किंग पे मत जाइएगा, इन्होंने क्या वर्किंग की है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वर्किंग जो भी की होगी, क्योंकि सबके मेथड अलग अलग है। इन्होंने ये कहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस a है और इसके अंदर डेंसिटी वेरिएबल है, रो इज गिवन एज ρ0 into a divided by small r। बट ये मास डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी नहीं, ये मास डेंसिटी। क्वेश्चन रेफरेंस लिखा है, अपने आप रीड कर लेना एक बार बुक्स अगर आसपास हो। ग्रेविटेशन चैप्टर का सॉल्व एग्जांपल नंबर 7 फ्रॉम एचसीबी वॉल्यूम 1। और इन्होंने पूछा है कि सेंटर से 2a डिस्टेंस पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। सेंटर से 2a डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। ये तो 2a पूछ रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन को ऐड कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सेंटर से a/2 पर भी बता दो कितनी होगी। सेंटर से a/2 पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा और सेंटर से 2a पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ये तो इन्होंने खुद पूछा हुआ है। तो पहले जो इन्होंने पूछा है वही देख लो। आपको 2a डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, गॉसियन सरफेस बना लिया। बनाना भी क्या है, सबसे पहले इमेजिनेशन है। मास निकालने के लिए रो डीवी को इंटीग्रेट करेंगे। डीएम निकालने का पड़ेगा। वही काम करना है जो भी चार्ज में किया आपने, जो काम, हाँ बिल्कुल, जो काम चार्ज में किया है वो काम यहाँ मास में करना है। और धीरे धीरे एक प्रैक्टिस और हो जाएगी आपकी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे एक बात समझ में आएगी कि ये वाला माइनस और लेफ्ट साइड का माइनस बाद में कैंसिल ही हो जाने। तो स्पीड बिल्डअप होने के लिए क्या करेंगे, एलएचएस बनेगा आपका जी इंटू एरिया 4 पाई इंटू 2a का स्क्वायर। बस माइनस इधर भी आएगा, माइनस इधर कैंसिल कर दीजिए, इक्वल टू 4 पाई कैपिटल जी। आपको मास कैलकुलेट करना है, वो इससे आ जाएगा। जैसे क्यू निकाल रहे हो वैसे मास भी निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन ρ0 a/r 4 पाई r स्क्वायर dr। और कहां से कहां तक की लिमिट रखेंगे? 0 से a। 0 से a तक की, जब पहले वाले पॉइंट पर निकाल रहे थे। एट 2a वाले डिस्टेंस के लिए आपको तो पूरा ही मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज इस गॉसियन सरफेस के अंदर स्फीयर का पूरा मास आएगा। और यहां पर क्या करें, 0 से a/2 इंटीग्रेट करेंगे। हाँ समझ गए ना। इस पॉइंट पर अगर यहाँ पर ग्रेविटी निकालनी होगी तो सब कुछ एज इट इज कॉपी करिए, सिर्फ ये लिमिट a की बजाय a/2, रेस्ट ऑल वर्किंग सिमिलर रहेगी।
गॉसियन सरफेस का एरिया भी चेंज होगा। यहाँ मतलब वही, हाँ यहाँ पर 2a की जगह a/2 हो जाएगा, जहाँ पर ये 2 है गॉसियन सरफेस का रेडियस 2a की जगह a/2 और यहाँ पर लिमिट a/2 की हो जाएगी। फिर इसमें सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी। तो लेकिन मास तो इनफाइनाइट आ जाएगा सेंटर पे, अगर मतलब फंक्शन देखे ये तो। नहीं, मास एक पॉइंट पर डिफाइन कैसे करोगे? मास तो एक वॉल्यूम में डिफाइन करोगे ना, मास एट सेंटर नहीं होता, डेंसिटी एट सेंटर हो सकता है, डेंसिटी एट सेंटर इनफाइनाइट होगी, बट मास एट सेंटर तो कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज मास एक गिवन वॉल्यूम के अंदर होगा, Yes, sir. राइट? एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर कल आप बता रहे थे कि ये जो फील्ड आएगी कोई भी इंटरनल पॉइंट पे, ये अंदर वाले मास और बाहर वाले मास दोनों को मिला के आएगी। हाँ बिल्कुल। सर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? कर रहे हैं बता अभी, मतलब मैं अभी तो फिलहाल एक्चुअली स्टार्ट किया था, तो मैंने ये था कि यार दोनों टॉपिक्स पैरेलली हो जाएं, तो अभी क्लैरिटी बन गई होगी आपको कि ये कैसे यूज करना है मुझे, बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है जी बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद देखो और भी रिजल्ट्स हैं, बट ग्रेजुअली कराएंगे इसको धीरे धीरे। इरोडोव का ही प्रॉब्लम 28 और ये जेई एडवांस में 4 बार आ चुका है। कम से कम 3 से 4 बार 4 बार तो आ चुका है ये। तो क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर ना कोई कैविटी है। प्रॉब्लम 28 फ्रॉम इरोडोव, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कोई कैविटी, और बाहर यूनिफॉर्म डेंसिटी का चार्ज रखा हुआ है इन्होंने, आउटसाइड में यूनिफॉर्म डेंसिटी का चार्ज, रो उसको मान लेते हैं, आउटसाइड रो डेंसिटी का चार्ज है। सेंटर ऑफ स्फीयर C1 मान ले, सेंटर ऑफ कैविटी C2 मान ले। कैविटी भी स्फेरिकल है, ऑब्जेक्ट भी स्फेरिकल है, दोनों स्फेरिकल है, ऑब्जेक्ट एंड कैविटी बोथ आर स्फेरिकल। ये सब कुछ क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, और कैविटी का सेंटर और स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है क्वेश्चन में, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेंशन है वहां पर, वो L दे रखा है, क्वेश्चन में L दे रखा है। अब इसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहे हो कि कैविटी के अंदर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बनेगी। बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। और देखो ये है प्रॉब्लम 28 है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, और एक क्वेश्चन जो आप खुद से करोगे वो है प्रॉब्लम 215 ग्रेविटेशन चैप्टर का, इसी बुक का, इरोडोव का ही। सर कैविटी वाले में कर लेते हैं कि मतलब सर उस कैविटी में उतनी ही डेंसिटी का पॉजिटिव चार्ज भी फिल कर देते हैं और उतनी ही डेंसिटी का नेगेटिव चार्ज भी फिल कर देंगे और फिर निकाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बार क्वेश्चन रीड करा दूं पहले। 215 दिख रहा है आपको? यस सर। पढ़ पा रहे? यस सर। Yes, sir. तो लिखा है ना कि इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो देयर इज अ स्फेरिकल कैविटी whose center is at a distance L from the center of sphere। ठीक है? यस सर।
ये 215 है, और ऐसा ही आपको लिखा मिलेगा आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के 28th क्वेश्चन में। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का 28th क्वेश्चन सबसे नीचे है। Inside a ball charged uniformly, पढ़ पाए इसको? यस सर। सर इसमें रेडियस क्या है? रेडियस की जरूरत नहीं है ना एक्चुअली, मैं तो तुमको ये बता रहा कि ये 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों सिमिलर हैं। इनफैक्ट इसी का एनालॉग मैग्नेटिज्म में भी है। हाँ, अब तरीका जो ये बता रहे थे वो तरीका सही था कि जो कैविटी है, कैविटी को आप जिस डेंसिटी का चार्ज बाहर है उसी डेंसिटी का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैविटी में मान करके और सुपरपोजिशन का मेथड लगा सकते हो। क्या कहता है थ्योरी कि अगर आपके पास 2 चार्ज है, एक Q1 हो और एक Q2 हो, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिस्टम ऑफ 2 चार्ज निकालने के लिए पहले Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसको आप E1 कह देते हो। फिर हम Q2 के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसको E2 कह देते हैं, और बाद में E1 E2 को वेक्टर के हिसाब से ऐड कर देते हैं। यही तरीका है। बोलो। यस सर। सुपरपोजिशन मेथड यही बोलते हैं, इसी को फॉलो करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, जो कैविटी है उसको सेम डेंसिटी के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से फिल कर देते हैं, सेम डेंसिटी के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के साथ। जो डेंसिटी बाहर है उसी डेंसिटी का प्लस और उसी डेंसिटी का माइनस फिल कर दीजिए। तो नेट चार्ज तो 0 रहा यहाँ पर, सेम डेंसिटी का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लाने का मतलब नेट चार्ज 0 हो गया। अब जो यहाँ पर पॉइंट P है उस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव रो, मतलब प्लस रो वाले की वजह से, जो पॉजिटिव डेंसिटी है। तो अभी हम लोगों ने एक वेक्टर फॉर्म आपको दिया था, वो था रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन 0। अभी डिराइव करके दिखा था, ऊपर वेक्टर लगाया था यहाँ पर। ये r वेक्टर क्या बनेगा यहाँ पर? L. और बार बार मैंने कहा था कि r का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ये r वेक्टर आपका ये बनेगा C1 से लेकर के पॉइंट P तक की डिस्टेंस। यानी वेक्टर r को रिप्लेस करके लिख सकते हो C1P वेक्टर। आई बात समझ में? ये यस सर। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट P पर अगर आप कैलकुलेट करो ड्यू टू नेगेटिव रो डेंसिटी चार्ज माइनस रो, तो माइनस रो कितने स्पेस में है? माइनस रो वाला चार्ज कौन सी स्पेस में है यहाँ पर? सर छोटे वाले स्फीयर के अंदर। छोटे वाले स्फीयर, तब भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, रो बाय 3 एप्सिलॉन, बट ये माइनस रो C2P कर देंगे, C2P। माइनस रो, और r वेक्टर यहाँ C2P हो जाएगा। डिस्टेंस ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो माइनस रो वाले चार्ज का सेंटर C2 है और पॉजिटिव डेंसिटी वाले चार्ज का सेंटर C1 है। और जब भी कोई फॉर्मूला आप वेक्टर के फॉर्म में लगाएंगे तो ये ध्यान रखना होता है कि चार्ज के आगे उसका साइन यूज किया जाए। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूले अगर वेक्टोरियल फॉर्म में यूज हो रहे तो चार्जेस को हमेशा विद साइन रखना चाहिए आपको। ये बात आई समझ में? ये 2 स्टेप आए समझ में या नहीं? देखो पहले आप। यस सर इनको जब वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो वो डायरेक्ट डिस्टेंस E1 से C2 का बन जाएगा। हाँ वही, मैं बाकी लोग भी कंफर्म करते हैं भाई, बाकी लोगों को ये पॉइंट समझ में आया कि मैंने इसको अब सुपरपोजिशन लगाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी समेशन ऑफ दीस टू। इन दोनों को ऐड करेंगे, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो बनेगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन बन जाएगा।
और यहाँ पर बन जाएगा वेक्टर C1P माइनस C2P। ये वाला माइनस साइन इसमें चला जाएगा। और माइनस C2P को हम चाहें तो और एडजस्ट कर सकते हैं। C1P माइनस C2P कैन बी रिटन एज प्लस ऑफ PC। और ट्रायंगल लॉ फॉलो करिए। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से C1P प्लस PC2 कौन सा वेक्टर बनेगा? C1C2। PC2। कौन सा बताया अभी हमने? C1C2। ये वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा C1C2 में। इसका आंसर बन गया रो ओवर 3 एप्सिलॉन 0 वेक्टर C1C2। इसका क्या मतलब हुआ? फिर क्या पूरी कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड ही होगी। रेडियली आउटवर्ड नहीं है बच्चा ये। तो मतलब C1C2 के लॉन्ग। हाँ, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट P, क्योंकि आंसर में रो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, C1C2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इनसाइड कैविटी हम कहीं पर भी पॉइंट चूज कर ले, हमें इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जो कि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट है। ठीक है, सर पूछो भाई जल्दी। सर हम लोग ने कैविटी के अंदर से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से दोनों भरे हैं, तो सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड P ड्यू टू प्लस रो होगा सर उसमें C2P नहीं करेंगे? नहीं बच्चा देखो, ये जो फॉर्मूला है रो R बाई 3 एप्सिलॉन, ये तो एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला है ना यार। यस सर। एक बात बताओ, अगर हम कैविटी को छोड़ दें, हम कैविटी में कोई भी चार्ज ना फिल करें, मैं कैविटी में कोई भी चार्ज फिल नहीं करता अगर, और क्या यहाँ पर पॉइंट P पर मैं ये आंसर लिख पाता? इस रिजल्ट को डिराइव करते वक्त हम लोगों ने कंप्लीट स्फीयर माना था। यस सर। मतलब कि ये फॉर्मूला कंप्लीट स्फीयर के लिए वैलिड है। यस सर। तो जब कैविटी में कोई चार्ज नहीं होगा उस टाइम पर ये फॉर्मूला पॉइंट P के लिए वैलिड ही नहीं है। मतलब आप कैविटी के अंदर भी चार्ज फिल कर दो, कैविटी के अंदर भी आप एक चार्ज फिल कर दो, अब ये सॉलिड स्फीयर पूरा हो गया। यस सर। अब अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज और बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज को मिला करके जो एक कंप्लीट स्फीयर तैयार हुआ है, उसकी वजह से पॉइंट P पर ये आंसर बन रहा। ओके सर। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया है ये कंप्लीट बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज और कैविटी के पॉजिटिव चार्ज को मिला करके ही बन रहा है ये। ओके सर। हाँ, और साथ में मैंने क्या किया, सर एक क्वेश्चन किया था जिसमें हाफ ऑफ द हेमिस्फीयर में रो था और दूसरे में +2 रो था, तो हाँ। सर उसको सुपरपोजिशन से नहीं कर सकते? एक सेकंड करेंगे, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, कर सकते हैं, उसको बता रहे भी। मतलब मैंने ये काम किया है कि कैविटी का प्लस फिल कर दिया। एक बात बताइए, ये डेरिवेशन तो गॉस लॉ से किया था कि नहीं किया था? यस सर। यस सर। और उसमें हमने सिमेट्री का यूज किया था। तो सिमेट्री क्या कैविटी होने के साथ, अगर कैविटी है तो क्या ये सिमेट्रिकल कंडीशन है? विद कैविटी क्या इसमें सिमेट्री है यहाँ पर? नो नहीं है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट कैविटी के प्रेजेंस में वैलिड ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, कैविटी में अपनी तरफ से एक पॉजिटिव चार्ज फिल करना होता है इमेजिनेशन के फॉर्म में। नाउ दिस पॉजिटिव एंड आउटसाइड पॉजिटिव को मर्ज कर दीजिए, एक बड़ा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो गया, और वो बड़ा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर सिमेट्रिकल भी है।
तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा रहे हो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। साथ में हम प्लस के साथ यहाँ माइनस भी फिल कर रहे हैं सो दैट कि टोटल चार्ज कैविटी में 0 रहे। तो ये जो माइनस वाला चार्ज है वो भी अपने आप में एक स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर आ गया, नेगेटिव चार्ज भी अपने आप में एक स्फेरिकल वॉल्यूम के अंदर। फिर इस माइनस की वजह से पॉइंट पी पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। फिर दोनों को ऐड किया। अभी भी कोई डाउट? नो सर। किसी का कोई डाउट है पूछ ले। इसका पोटेंशियल पे क्या होगा? हाँ जी बच्चा, कैविटी से सेंटर पे जो पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल पे रुक जाओ। मैं कह रहा इस वर्किंग में कोई डाउट है क्या? मतलब इसको हटाए अदरवाइज। नो सर। इसके किसी स्टेप में अगर कुछ पूछना है तो पूछो, फिर हम आते हैं ना कि बता रहे हैं, एक एक करके बताएंगे। अब मैं इसका ना मतलब समझा रहा था कि ये जो आंसर बन रहा है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2, इसका फिजिकल मतलब क्या बनेगा और इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इरेडो लगाने का मतलब सिर्फ आंसर लाना नहीं होता यार, इसमें कुछ ना कुछ लर्निंग भी है। इसका मतलब ये है कि आप कैविटी के अंदर यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, कैविटी के अंदर यहाँ कोई पॉइंट ले लो, कैविटी के अंदर आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट कैविटी के अंदर लेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड C1 C2 के पैरेलल ही मिलेगा आपको। तो अगर ये C1 C2 वेक्टर है तो इनसाइड कैविटी एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू C1 C2 होगा। एनी पॉइंट इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी पैरेलल टू C1 C2। क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैटेगरी नहीं है? यस सर। किसी भी पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और सेम मैग्नीट्यूड भी। यस क्योंकि इसमें C1 C2 फिक्स वैल्यू है, तो जितना ये लेंथ होगा जो कि L दे रखा है क्वेश्चन में, L दिया हुआ है, यानी कि रो L/3 एप्सिलॉन 0 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पैरेलल टू C1 C2, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सब जगह पे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक। अब इसी के एनालॉग पर 215 जिसमें ग्रेविटेशन है, मतलब यहाँ चार्ज की जगह मास है। आप चाहो तो पूरा सॉल्व करो या कंपेयर करके बता दो क्या आंसर आएगा। तो रो रहेगा यहाँ पर बिकॉज ये बस चार्ज की डेंसिटी की जगह मास की डेंसिटी होगी। 3 भी रहेगा, एप्सिलॉन भी रहेगा, एप्सिलॉन नहीं रहेगा सॉरी, 1/ε0 को किससे रिप्लेस कर लोगे आप? 4πg से। और फाइनली C1 C2 को रहने दें या C2 C1 कर दें इसको अगर ग्रेविटी है? C2 C1 क्यों? तो माइनस टुवर्ड्स द सेंटर। ग्रेविटी अट्रैक्टिव फोर्स है ना यार सर। हाँ, तो बस यहाँ C1 C2 की जगह, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड C1 से C2 की तरफ जा रही है, तो अगर ये ग्रेविटी वाला केस होता है, 215 वाला एग्जांपल की बात कर रहे हो, तो ये C2 से C1 मतलब इसके अंदर यूनिफॉर्म ग्रेविटी बनता है, इनसाइड में यूनिफॉर्म ग्रेविटी। और ये जस्ट एक क्वेश्चन नहीं है, ये लोगों को ना इतने सारे क्वेश्चन क्रिएट करने का लॉजिक दे देता है कि इसके ऊपर पूरी एक टेस्ट सीरीज बन सकती है। आप इस क्वेश्चन का बेस बना रहे हैं, इसको बेस बना रहे हैं, और इससे कितनी ब्रांचेस और निकल सकती हैं वो देखो आप। अब आप एक कैविटी ले जो स्फीयर की सेंटर को और स्फीयर के सरकमफ्रेंस को टच करती है। अब आप देखो फंडामेंटल कंसेप्ट यहीं से है, जितने भी क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं उन सबका फंडामेंटल इरेडो के अंदर ही है, बाकी सब इसी से निकाले गए, इसी से डिराइव करते थे। ये कैविटी है, मतलब कैविटी का जो
डायमीटर है वो स्फीयर का रेडियस है, स्फीयर का रेडियस कैविटी का डायमीटर। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है आपको? स्फेरिकल स्फीयर है ना, सर्कल ना मानना आपको, स्फीयर है ये, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, उसके अंदर स्फेरिकल कैविटी, साइज ऑफ कैविटी मतलब कि डायमीटर ऑफ कैविटी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, ठीक है बच्चे, बताएं आगे, आगे पूछें। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब बताओ जरा, पॉइंट C2 पर और पॉइंट C1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C2 एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C1, ये सब कुछ बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो अभी जो पीछे आपने पढ़ा ना, उसको आप एक रिजल्ट टाइप से यूज करोगे। कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर, इनसाइड कैविटी कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट, क्या रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? रो बाय 3 एप्सिलॉन। और C1 C2 ये डिस्टेंस कितना है? ये r/2 r/6 कर लीजिए, ये आंसर बन गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर के हर एक पॉइंट पर होगी, जितने भी पॉइंट कैविटी में है सबके लिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यही आंसर आपका C2 पर भी बनेगा, यही आंसर C1 पर भी बनेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ये एट C1 भी है, एट C2 भी है, कहीं पर भी देख लोगे यही आंसर है। और डायरेक्शन क्या दिखाओगे? तो डायरेक्शन के लिए अभी आंसर आया था पैरेलल टू C1 C2। इनफैक्ट मैं एक पॉइंट और ऐड कर दे रहा हूँ, एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ना अपनी तरफ से कोई पॉइंट P ऐड कर रहा हूँ जो इससे कुछ D डिस्टेंस ऊपर। तो यहाँ पर पॉइंट P पर भी सेम आंसर होगा। अच्छा, किसी ने माइक ऑन किया, म्यूट करके देखो यार। ये पॉइंट क्लियर? Yes, sir. तीनों पर डायरेक्शन बताओ। पैरेलल टू C1 पैरेलल टू C1 C2 Parallel C1. C1 C2, यहाँ पर भी सेम आंसर, यहाँ पर भी सेम आंसर। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के आंसर्स हैं। पोटेंशियल सर पूछो पूछो, इसलिए सर बोलो अगर आराम यही से। स्फीयर नेगेटिवली चार्ज्ड होता तो अंदर कर दीजिए, रो का साइन रखो ना भाई। जो हमारा रिजल्ट था वो तो ये था कि E वेक्टर वाज इक्वल टू रो बाय 3 एप्सिलॉन 0 वेक्टर C1 C2। और जब वेक्टर फॉर्म में है तो मैं बार बार कह रहा हूँ चार्ज के आगे उसका साइन लाओ, नेगेटिव होगा तो माइनस रो, C2 C1 बन जाएगा, तब अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। यस सर। अब पोटेंशियल पे आ जाओ जल्दी से, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे भाई? अब मुझे एक बात बताना है, आपसे डिस्कशन भी करना है, बताना भी है, सब कुछ है। इसको थोड़ी देर के लिए हटा रहे हैं यार, क्योंकि स्पेस चाहिए मेरे को। अगर मुझे इस स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, आउटसाइड कोई पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या हम गॉस लॉ
यूज कर सकते हैं? मतलब क्या गॉस लॉ वैलिड है यहाँ पर? नो सर। नो हम सर। सर सिमेट्री अबे मैंने पूछा है गॉस लॉ वैलिड है कि नहीं? वैलिड वैलिड है सर। यस सर। काहे नो कर रहे हो फिर? का यूज नहीं। यूज नहीं कर सकते, वो यूज भी कर सकते हो, मैथ आती है तो कर लो। गॉसियन दो थोड़ी कह अलग रहे कि अलग नहीं। कंसीडर कर। देखिए ये अगर आपका गॉसियन सरफेस है, मैं प्रॉब्लम समझा रहा हूँ पहले क्या है। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ पर हम गॉस लॉ क्यों नहीं लगा रहे? ऐसा नहीं कि गॉस लॉ हमें आता नहीं है। गॉस लॉ लगा करके क्या लिखोगे यहाँ पर? आप यही लिखोगे, फॉर एनी क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा और टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हो? क्या इस बात की आप मुझे गारंटी दे सकते हो कि क्या इसकी कोई गारंटी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के इस वाले पॉइंट पर है उतनी ही मैग्नीट्यूड गॉसियन सरफेस के इधर वाले पॉइंट पर भी होगी? नो सर। क्या इधर वाला गॉसियन सरफेस का पॉइंट और इधर वाला पॉइंट से आइडेंटिकल है? बिल्कुल। इस वाले पॉइंट के सामने कैविटी नहीं है, सर। इस वाले पॉइंट के सामने कोई कैविटी नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल पॉइंट तो हुए नहीं। हाँ, गॉस लॉ वैलिड है, बट क्योंकि ये पॉइंट्स सिमेट्रिकल नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कैविटी, तो इसके आगे का स्टेप क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। यहां तक तो सही है, प्रॉब्लम यहां में कुछ नहीं है, बट इसके आगे क्या करें? इसके आगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर ले नहीं सकते, तो फायदा कुछ हुआ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कैसे इसमें? प्रॉब्लम समझ में आ गई? सिमेट्री की डिस्टर्ब हुई है यहाँ पर। मतलब सर अगर ये कैविटी बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में होती तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले सकते थे। तब ले सकते गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ वैलिड है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है यहाँ पर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें को जो चाहिए था उस पर फायदा नहीं कर रहा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बेकार है वो, हमारे लिए बेकार है। तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे बाहर? सर प्लस रो माइनस रो लेंगे और सर दोनों मतलब कैविटी और उसके वजह से दोनों की वजह से इंडिविजुअली देख लेंगे कितना कितना है। बिल्कुल, सुपरपोजिशन मेथड। इसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास। कैविटी में अगर आप कैविटी वाले क्वेश्चंस में अगर आप गॉस लॉ यूज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिमेट्री, इसलिए नहीं कि गॉस लॉ यहां पर काम नहीं करता, नहीं नहीं, गॉस लॉ यहां भी वैलिड है, बट ड्यू टू लैक ऑफ सिमेट्री around the sphere there is no benefit of Gauss law, then method of superposition use करेंगे। कैसे? हम गॉसियन सरफेस बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ही नहीं। फिर कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? आप कैविटी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज मान लो, इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों तरीके के चार्ज फिल कर दें और मेथड ऑफ सुपरपोजिशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे? सर बाहर लेंगे दोनों के सेंटर से, हमको डिस्टेंस पता है, चार्ज पॉइंट चार्ज मान करके देख लेंगे। जी, अगर हम स्फीयर की सेंटर से बाहर वाले पॉइंट को r डिस्टेंस पर मानते हैं, स्फीयर के सेंटर से बाहर वाला पॉइंट r डिस्टेंस पे, तो हम कैविटी के अंदर एक प्लस चार्ज फिल करेंगे और बाहर भी प्लस चार्ज है। ये प्लस और ये वाला प्लस मिल करके, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिल करके एक कंप्लीट स्फीयर तैयार होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। ये मतलब अगर हम टेम्पररली कुछ टाइम के लिए ये भूल जाएं कि यहाँ माइनस चार्ज है, कुछ टाइम के लिए भूल जाए कि यहाँ नेगेटिव है, और ये मान ले कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिला दीजिए, तो थोड़ी देर के लिए तो कोई कैविटी नहीं बची यहाँ पर, उस देर के लिए कैविटी फ्री नहीं हो गया। ये कर पा रहे इमेजिन इसको, है ना? यस तो सर। एक कंप्लीट स्फीयर हो गया। इसके लिए बाहर के पॉइंट पर हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
ओके, ये स्टेप ठीक है। यस सर। ठीक है बच्चा, ना बताओ। Yes, sir. अब इसमें Q कितना होगा? तो डेंसिटी इनटू पूरा वॉल्यूम, ये Q की वैल्यू बन जाएगी। बट एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं कि कैविटी को आप रियल में इग्नोर कर पाएंगे, तो कैविटी तो थी ही, अब उसके अंदर प्लस के साथ माइनस वाला चार्ज भी है। तो जब आप माइनस वाला चार्ज ले रहे हैं तो प्लस वाले को इग्नोर कर दो, मतलब थोड़ी देर के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को भूल जाते हैं। यही सुपरपोजिशन मेथड है। एक बार में एक ही चार्ज कंसिडर करें आप, कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, और जस्ट इमेजिन करो कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज का स्फीयर है, टेम्पररी ये मान लेते हैं। इसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पहली बात उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, और वो होगा के क्यू डैश मान लेते हैं इसको, क्यू डैश डिवाइडेड बाय इसके सेंटर से कितनी दूर है आप, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स minus r by 2. स्मॉल r माइनस r by 2 होल स्क्वायर। अब क्यू डैश कितना होगा? तो इट इज द सेम डेंसिटी, वही डेंसिटी थी इनटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई, और ये r/2 रेडियस का स्फीयर है। अब एक्चुअल में हमारे पास दोनों स्फीयर थे, ये तो मैंने सुपरपोजिशन का तरीका बताया कि सुपरपोजिशन में होता क्या है। एक बार में एक चार्ज को कंसीडर करना होता है। अब आप इससे ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाओगे। सुपरपोजिशन करते ही क्या हुआ, कैविटी में माइनस और प्लस मिल करके 0 हो जाएगा। यस सर। जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी उसी पर आ गए ना। यस यस सर। ठीक है, अब बताओ क्या आंसर आएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कि नहीं बाहर वाले पॉइंट पर? यस सर। ठीक है, अब जब बाहर वाले पॉइंट पर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दे दिया आपको। मेरा क्वेश्चन कुछ और था, तो आप लोगों ने डाउट पूछा था, उसका आंसर दे रहा हूँ कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ से नहीं निकाल पाएंगे। बट इसलिए नहीं कि गॉस लॉ इनवैलिड हो गया, गॉस लॉ वैलिड था, सिमेट्री लैग कर रही थी, तो फायदा कुछ नहीं था उसका। ऐसे ही आप पोटेंशियल भी निकाल सकते। सबसे पहले आप ये बताओ, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू, इसको कुछ पॉइंट नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं इसको, ए। पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट ए बिल्कुल सरफेस पर है, पोटेंशियल की वैल्यू। सर ऐसे ही दोनों की वजह से इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल सुपरपोजिशन लगाओ। तो अब आपके माइंड में पिक्चर तो बन गई ना। पहले पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर देखो, पॉजिटिव वाले स्फीयर की वजह से पॉइंट ए पर पोटेंशियल सरफेस पर क्यू बाय आर, कैपिटल आर, ए क्यू बाय आर। और जो नेगेटिव चार्ज का स्फीयर है उसकी वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू डैश बाय आर बाय 2, माइनस के क्यू डैश अपॉन आर बाय 2। स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है। स्टेप ओके है? यस सर। हाँ सर। सुपरपोजिशन मेथड लगाया यहाँ भी। अब हमें ए पर नहीं चाहिए था क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में तो पोटेंशियल कहीं और पूछा हुआ है, तो हमने ए पर क्यों निकाला? फिर हमें जब कहीं और ही पूछा था तो हमने ए पर क्यों निकाला? सेंटर पूछा था, सरफेस रिलेशन पता हम इसका यूज कर लेंगे ना। सरफेस पर पोटेंशियल निकालना सबसे आसान होता है। सरफेस का पोटेंशियल फाइंड करना सबसे इजी टास्क है, और बाकियों के लिए ये है ना।
बोलो। यस आप देखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, बताना साथ में। C2 से A की तरफ, मतलब पोटेंशियल एट C2 माइनस पोटेंशियल एट A इक्वल टू पोटेंशियल एट C2 माइनस पोटेंशियल एट A। क्या लिखें इसके हिसाब से यार? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ यूनिफॉर्म है, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं है, तो क्या वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ जाएगा? सर, अगर हमको C2 पे भी निकालना है तो सर उसके लिए भी सुपरपोजिशन लगा देते हैं ना। लेकिन तब आपको स्फीयर के अंदर वाले पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये सर वो याद है। वो अगर याद है फिर तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि जनरली याद नहीं होता, और अभी याद है क्योंकि हो सकता है रिसेंट पढ़ा है हमने। मतलब मैं जो अप्रोच दे रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्स को माइंड में रख करके कि उस दिन जब होता है ना एग्जाम में, तो ये तो फिर भी याद होता है। इनसाइड वाला हमने देखा है, मतलब रिस्की है वो। याद है तो फिर अच्छा है। क्या करेंगे यार बताना? VC2 माइनस VC1 निकाल रहे हैं तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेरिएबल नहीं है। और सर कितनी उसको बाहर इलेक्ट्रिक ले फील्ड? लेंगे। तो बाहर ले लो। कितनी थी अभी निकाला था हम लोगों ने? रो अपॉन रो R/6 एप्सिलॉन नॉट अभी निकाला था हम लोगों ने। और C1 से C2 की तरफ था वो। और जब आप C2 से A की तरफ जाओगे, C2 से A की तरफ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो रहा है ना। यस सर। तो डॉट प्रोडक्ट में कोई कॉस थीटा तो आएगा नहीं। और कितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे यार? C2 से A जाते वक्त कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? R/2। R/2। बस इतना कर लीजिए। और पॉइंट A का पोटेंशियल निकाल चुके हो। पोटेंशियल एट पॉइंट A पता है आपको, तो पोटेंशियल एट C2 भी आ जाएगा। C1 का पोटेंशियल वैसे ही आएगा, पोटेंशियल एट C1 माइनस पोटेंशियल एट A इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। और मैंने यहां पर एक पॉइंट P लिया था एट D डिस्टेंस। यहां का पोटेंशियल, तो ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर है। कैसी सर लाइन जितना होगी? होगा क्या उतना ही ये P पे भी होगा। क्या ये इक्विपोटेंशियल नहीं हो गया? हाँ सर। तो जो पोटेंशियल C2 पर वही पोटेंशियल पॉइंट P पर। This line is equipotential because it is perpendicular to the electric field. आया मेथड समझ में अभी भी कि नहीं? यस यस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख जाओ, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे। और ये दो मोर देन इनफ रिजल्ट्स हैं, अभी आपको दिखाएंगे। यहां से लेकर के और टेल कैपेसिटर तक का कोई भी क्वेश्चन लेकर के आओ, जिसको भी ये दो रिजल्ट्स क्लियर है ना, वो पूरा पूरा चैप्टर निपटा देगा। बहुत ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। सर वो VC1 माइनस VA में सर माइनस आएगा शायद से। माइनस नहीं आएगा, C1 से A की तरफ जा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डॉट प्रोडक्ट आएगा। अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक। तो ये हमारी इतनी झंझट क्यों हुई, इतनी परेशानी हमें क्यों हो रही है यहाँ पर? क्योंकि कैविटी जो थी वो सिमेट्री को डिस्टर्ब कर रही थी। तो हम गॉस लॉ तो लगा सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं ले पा रहे थे उसका। तो अगर सिमेट्रिकल कैविटी होती तो जो हमारी प्रॉब्लम थी, अगर उस प्रॉब्लम को ही आप रिजॉल्व कर दो। अगर हम सिमेट्रिकल कैविटी का केस ले लें, सर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन सिमेट्रिकल आ जाएंगे और उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। मतलब अब हाँ, मतलब अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से निकाला जा सकता है ना यहाँ पर। यस सर।
तो अगर हमारे पास ये कैविटी हो, सेंटर मतलब कंसेंट्रिक कैविटी कह सकते हो कि कैविटी का सेंटर और स्फीयर का सेंटर कॉमन है, कंसेंट्रिक कैविटी, और चार्ज यहां पर हो, क्या आंसर बनेगा बताओ? रो डेंसिटी का यूनिफॉर्म चार्ज है, अंदर वाला रेडियस ए मान लेते हैं, बाहर वाला रेडियस बी मान लेते हैं। क्या गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है? ये क्वेश्चन नंबर 11 है, वैसे एचसीवी का है, एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 11 है, गॉस लॉ वाले चैप्टर का, एचसीवी गॉस लॉ चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11। गॉस लॉ चैप्टर का 11th क्वेश्चन ऐसे ही है। इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ के थ्रू निकाल सकते हो, बिकॉज सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। पहला केस, अगर मैं स्मॉल आर लेस देन ए लूं तो क्या आंसर बनेगा? स्मॉल आर लेस देन ए मतलब यहां पर कोई पॉइंट पी चूज करूं और इसके यहां से मैं कोई गॉसियन सरफेस बनाऊं, ठीक है जी, यहां पर कोई गॉसियन सरफेस बनाऊं, क्या रिजल्ट बनेगा यार? क्लोज सरफेस जीरो cos थीटा, सुनो तो पहले, राइट हैंड साइड जीरो आ जाएगा, बिकॉज़ इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्या E 0 होगा? यस सर। अच्छा, तो एक बात बताओ, इसके पिछले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी? इसके पिछले क्वेश्चन में जब कैविटी यहां कहीं पर थी और चार्ज ऐसे था, तो इसमें भी तो अगर मैं अपना गॉसियन सरफेस कैविटी के अंदर बनाऊं, अगर कोई गॉसियन सरफेस कैविटी के अंदर बनाऊं, तो इसके लिए भी तो सेम चीज आएगी यार कि क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस थीटा 0, इसमें भी तो कोई चार्ज नहीं। बट सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वेक्टर के अलोंग थी। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस गॉस लॉ का राइट हैंड साइड अगर 0 आ रहा है, आरएचएस अगर 0 आ रहा है इसका, तो इसकी क्या गारंटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? सर जो गॉसियन सरफेस लिया उसके अंदर जो चार्ज होंगे उनकी वजह से कंसिडर होता है। नहीं नहीं, ये नहीं होता बच्चा, सुनो तो, अभी भी गॉस लॉ को समझने में टाइम लगेगा हमें। पहली बात तो आप फिलहाल इस पॉइंट को एक्सेप्ट करो, अभी इसका भी आंसर बचा हुआ है कि जो आप गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो वो अंदर के चार्ज के नहीं निकालते हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी होती है, सारे चार्जेस को मिला करके निकलती है। सर आजू बाजू उसके इक्वल चार्ज नहीं है पॉजिटिव। तो अगर हाँ, मतलब अगर गॉस लॉ का राइट साइड 0 आ रहा है तो इसका ये मतलब थोड़ी हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। सर जब कैविटी सिमेट्रिकल होगी तो हर डायरेक्शन से बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसलिए 0। हाँ, तो मतलब सिमेट्री भी तो होनी चाहिए ना फिर वहां पर। यस सर, पहले वाले केस में सिमेट्रिकल नहीं थी इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। राइट, मतलब अगर ये चीज 0 आ रही है ना, कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये टर्म 0 आ रहा है तो इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। क्या हम लोगों ने पहले दिन नहीं पढ़ा था अभी कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस का फ्लक्स 0 आता है? यस सर। तो ये भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, और यही तो बना यहाँ पर कैविटी के अंदर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी? यूनिफॉर्म। इसीलिए क्लोज सरफेस का फ्लक्स 0 बन रहा है वहां पर। 0 flux does not mean 0 electric field. It can be uniform electric field also. It can be 0 electric field. ये भी हो सकता है कि 0 भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मतलब इस टर्म के 0 आने के कई सारे पॉसिबल आंसर्स हैं। हो सकता है E 0,
हो सकता है ई यूनिफॉर्म, हो सकता है दोनों ही बातें ना हो, ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना यूनिफॉर्म है, ये भी हो सकता है। एक गॉसियन सरफेस के अंदर डाइपोल रखो, क्यू इनसाइड कितना बनेगा उसका? 0 तो क्या डाइपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स आती हैं? नहीं सर। नहीं आती, और नहीं जीरो आती है। So having zero on the right hand side of the Gauss law does not mean electric field is necessarily zero. It can be zero. It does not mean electric field is necessarily uniform. It can be uniform. It does not mean electric field is necessarily non-uniform. It can be non-uniform. मतलब गारंटी किसी चीज की नहीं है, होने को सब हो सकता है। सर इसीलिए हम लोग इन कंडीशंस में गॉस लॉ को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि मैथ की लिमिटेशंस आ जाती हैं फिर। बहुत ज्यादा आती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री का केस बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो क्या है? यहाँ पर कोई डाउट नहीं, क्योंकि सिमेट्री है ना यहाँ पर। तो सिमेट्री में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी जीरो वैल्यू, हैज टू बी जीरो। बड़े आगे अब सर कैविटी के सरकमफेरेंस पे भी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर? यस सर। नहीं, ये बाउंड्री कंडीशंस में आएगा। ये चेंज ऑफ मीडियम हुआ यहाँ पर। सर ये अगर जस्ट इनसाइड करे तो आएगा यहाँ सर, पर। लेकिन ऐसे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो मतलब जैसे एक तरफ ज्यादा चार्जेस है एक तरफ कम है, तो आनी तो चाहिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं चाहिए तो, बात आप सही कह रहे हो, बट प्रॉब्लम ये है ना कि जो सरफेस है वहां पर जब गॉस लॉ लगाएंगे तो चार्ज इनसाइड माने कि आउटसाइड माने, यार प्रॉब्लम ये आने लगती है वहां पर। तो उसका अलग थ्योरी है, पूरा अलग थ्योरी है, बाउंड्री कंडीशंस की कंप्लीट थ्योरी है, पूरा पूरा चैप्टर है उसका एक। भाई यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पर चार्ज है, तो मीडियम बदला है, यहाँ पर क्या रिजल्ट बनेगा? और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर बदलता है यार, क्योंकि अगर मीडियम चेंज होने में इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर नहीं चेंज होता ना अगर, तो लाइट कभी रिफ्रैक्ट नहीं होती। लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यस सर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या उसका प्रोपोगेशन का डायरेक्शन नहीं बदलते हैं? तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ऑफ मीडियम में बदलता है। ये अपने आप में पूरा थ्योरी है भाई। अभी के लिए रोक लो, वरना मिक्स हो जाएगा बहुत ज्यादा। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि गॉस लॉ का आरएचएस जीरो आने का मतलब, कभी भी आप ये गारंटीड मत कर देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी, until there is a perfect symmetry. Now second case, अगर मैं A से ज्यादा लूं और B से कम डिस्टेंस लूं और मैं अपना गॉसियन सरफेस बनाता हूं यहाँ, अब क्या आंसर बनेगा? ये वाला गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस A से ज्यादा है और B से कम है, सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, E मल्टीप्लाइड बाय एरिया और सीधा सीधा 1/एप्सिलॉन इनटू चार्ज। कितना चार्ज होगा इसके अंदर? तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आपको ये वाला वॉल्यूम चाहिए, इतने वॉल्यूम में चार्ज होगा, और ये वॉल्यूम निकाल सकते हैं यार, डेंसिटी इनटू ये वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई r cube minus a cube, स्मॉल r क्यूब माइनस a क्यूब, राइट। और थर्ड पार्ट, अगर आप इसके भी आउटसाइड जाते हो r मोर देन b पर, तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं E into 4 pi r square will be 1/एप्सिलॉन
रो इंटू 4/3 पाई। आपको फर्क दिखा दूं, यहाँ पर बी क्यू माइनस ए क्यूब आएगा। और ये क्यों आएगा? सर क्योंकि आउटसाइड पे मतलब आउटर बाउंड्री लेंगे तो वहाँ पे बी क्यूब आएगा। बिल्कुल, जो सबसे बाहर का गॉसियन सरफेस है उसके अंदर चार्ज की एग्जिस्टेंस इस ए और बी वाले वॉल्यूम में ही होगी सिर्फ। ना तो इसके पहले कोई चार्ज होगा ना इसके बाद कोई चार्ज होगा। ठीक है जी बच्चा लोग, यहाँ तक समझ में आया आपको पूरा? यस सर हाँ जी बच्चा बताओ। सर अगर इसी स्फेयर में सर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता सर, तो जब R लेस देन है तो सर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जीरो होती। नॉन यूनिफॉर्मिटी और सिमेट्री में फर्क है बाबूजी। सिमेट्री डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। मतलब किसी भी डिस्टेंस, मान लो 10 सेंटीमीटर आप किसी भी डायरेक्शन में जाते हो और अगर सेम डेंसिटी आती है तो ये सिमेट्री है। 11 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर डेंसिटी बदल गई, लेकिन 11 सेंटीमीटर हर डायरेक्शन में सेम डेंसिटी है। 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई और डेंसिटी, बट 12 सेंटीमीटर चारों तरफ एक जैसी डेंसिटी। तो ये क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म बट सिमेट्रिक। नहीं है बात समझ में? ये आहिस्ते। जो आपके घर में अगर कोई फ्लावर पार्ट अगर हो, गमला वमला रखते हो आप लोग? मतलब कोई है आसपास कोई चीज, कुछ है फ्लावर पार्ट वगैरह है, गमला वमला रखते हो? तो गमले को आप क्या बोलोगे? उसका साइज नीचे से ऊपर तक, जो ग्लास होता है पानी पीने वाला, वो यूनिफॉर्म रेडियस का है या नॉन यूनिफॉर्म रेडियस का है? नॉन यूनिफॉर्म बट सिमेट्रिक। लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं है अपने एक्सिस के अबाउट। यस हाँ, सर। कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो चारों तरफ सेम एक ही रेडियस है ना उसका, कि वो भी अगल डिफरेंट होता है कुछ? सर सेम होता है। सेम होता है। आप गमले का एग्जांपल ले लो, गमला सिमेट्रिक होता है, भले उसका रेडियस नीचे कम होता है ऊपर ज्यादा होता है, तो रेडियस नॉन यूनिफॉर्म है बट सिमेट्रिक फिगर है वो। सर ग्लास डिफरेंट है थोड़ा सा। कैसे? सर साइड से पिचक गया। अबे यार वो तो इस पे भी डिपेंड करता है कौन सा ग्लास किसके लिए यूज कर रहे हो। सर वो डिस्पोजल वाला है ना। तो नहीं, वो बात ठीक है, ग्लास का यूज भी डिपेंड करता है भाई, किस टाइम पर होता है और क्यों हो रहा है। तो सही बात है सर, न्यू ईयर में बहुत होता है। सर अभी तो सिर्फ पानी पीने में हो रहा है। सिमेट्रिक और नॉन यूनिफॉर्मिटी का डिफरेंस समझ लो यार आप लोग, उसमें फर्क होता है भाई। ठीक है यार, चलो इसको बंद करें, पहले रिकॉर्डिंग बंद कर।